हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन इस चैप्टर के पीवाईक्यूज। इसमें मेजॉरिटीली 2021 और 2022 इन दो ईयर्स के हम लोगों ने पीवाईक्यूज इंक्लूड किए। हाँ, ये चैप्टर पे देखा गया है कि एवरेजली एक एमसीक्यू हर सेशन में आया हुआ है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू कहता है एन बॉल्स ईच ऑफ मास m मूविंग विद सेम वेलोसिटी u हिट अ वॉल इलास्टिकली and normally in 2 seconds, time दिया है 2 seconds, the force exerted by the balls on the wall is। okay, देखो फोर्स का फॉर्मूला जो है यहाँ पे आएगा वो आएगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, सॉरी चेंज इन मोमेंटम p अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम कितना है 2, ये तो पक्का है। अब मोमेंटम का चेंज कितना है? ओके, इट हिट्स द वॉल नॉर्मली और कोलिशन इलास्टिक है। देखो इलास्टिकली ये वर्ड का मतलब क्या है कि बॉल्स हिट करके वापस आ रहे, हिट करके सेम स्पीड से वापस आ रहे। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को mv बोल दूं है और ऐसे कितने हैं n, तो n m u वेलोसिटी है ना उनका, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया बेटा माइनस एम एन यू या एन एम यू बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। क्योंकि वो वापस गया ना, जब तुमने सामने जाने का मोमेंटम पॉजिटिव लिया है तो पीछे जाने का मोमेंटम नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो चेंज इन मोमेंटम जो रहेगा माइनस 2 एन एम यू आ जाएगा, माइनस 2 एन एम यू। कारण क्या है, चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉल का मोमेंटम कम हो रहा और वॉल का मोमेंटम बढ़ रहा है, बॉल का कम वॉल का ज्यादा। ओके, कंफ्यूज मत होना। तो फोर्स कितना हो गया, मैग्नीट्यूड अगर कंसिडर किया, माइनस नहीं हम लोग मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, तो ट्वाइस एम एन यू अपॉन टाइम कितना है 2, तो आंसर कम्स आउट टू बी एन एम यू। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। हाँ, इसमें अगर पर सेकेंड बोलते थे, 2 सेकेंड्स की जगह क्या बोलते थे पर सेकेंड, तो आंसर यहाँ पे 2 के जगह क्या हो जाता था 1, तो आंसर वुड हैव बीन बी। अगर पर सेकेंड बोलते थे, इन्होंने 2 सेकेंड्स बोला है, ध्यान से। हाँ, ओके, चलो नेक्स्ट। अ मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v मेक्स 5 इलास्टिक कोलिशंस विद अ वॉल ऑफ कंटेनर पर सेकेंड। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल पर सेकेंड, अब देखो यहाँ पे पर सेकेंड बोला है, तो यहाँ पे पर सेकेंड बोला है तो टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है। ओके, मोमेंटम का चेंज निकालना है पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड इन 5 कोलिशन। एक कोलिशन मोमेंटम का चेंज कितना है mv, है ना, एक कोलिशन में मोमेंटम का चेंज कितना है mv, है ना। लेकिन यहाँ पे भी कोलिशंस इलास्टिक है, तो इलास्टिक कोलिशन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ट्वाइस mv करते हैं, और ऐसे कितने कोलिशन हो रहे 5, तो मोमेंटम का चेंज कितना हो गया है 10 mv। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिंपल कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट। 3 bodies p q and r have masses m kg, 2 m kg and 3 m kg, है ना। p का मास कितना है m, q का मास है 2m और r का मास है 3m, ठीक है। इफ ऑल द बॉडीज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी देन ग्रेटर मोमेंटम विल बी फॉर द बॉडी या बॉडीज विल बी, है ना। मोमेंटम कंपेयर करना है। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम के होता है, तो p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम के आएगा, है ना। ये फॉर्मूला है मोमेंटम का, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम देखोगे कि बहुत जगह यूज भी होगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस एम के। अब उन्होंने क्या बोला है, हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, है ना। p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, यानी जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा, है ना। मास किसका ज्यादा है r का, तो मोमेंटम भी किसका ज्यादा रहेगा r का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, सिंपल कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ पढ़ते हैं। A particle of mass m collides with another stationary particle of mass capital M. Okay, the first particle stops just after collision. The coefficient of restitution is
ठीक है, देखो इसको हम लोग क्या ऐसा करेंगे, स्मॉल m है वो v स्पीड से जा रहा है, ओके, और ये दूसरा पार्टिकल है जिसका मास कितना है m, वो रेस्ट पे है। अब कॉलिशन के बाद में पहला पार्टिकल रुक गया और दूसरा पार्टिकल कैपिटल m, लेट अस से वो कैपिटल v स्पीड से जाने लगा, है ना। हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है, ठीक है। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, ये हो गया बिफोर कोलिशन और ये हो गया आफ्टर कोलिशन। कहना क्या है उनका कि बिफोर कोलिशन का मोमेंटम और आफ्टर कोलिशन का मोमेंटम सेम होना चाहिए। बिफोर कोलिशन में ये सिस्टम है, इसका मोमेंटम कितना हो गया m इंटू वी, और ये तो रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम 0। अब ये रेस्ट पे आ गया, ये आफ्टर कोलिशन का बात हो गया, पहला वाला रेस्ट पे आ गया तो उसका मोमेंटम कितना हो गया 0, और दूसरे वाले का मोमेंटम कैपिटल M कैपिटल V, ठीक है। सॉल्व किया इसमें तो कैपिटल V का वैल्यू कितना आ गया m स्मॉल v बाय कैपिटल M। ये हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी निकाली दूसरे बॉडी की, हमको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, है ना। देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब बेटा सेपरेशन का वेलोसिटी कितना रहेगा v माइनस 0, क्योंकि वो आफ्टर में होता है, और अप्रोच का कितना रहेगा v माइनस 0 स्मॉल v माइनस 0, तो ये हो गया कैपिटल V बाय स्मॉल v। कैपिटल V का फॉर्मूला कितना निकाला हम लोगों ने एम v बाय कैपिटल M, और स्मॉल v वहाँ पे, तो आंसर इज स्मॉल m बाय कैपिटल M, है ना। सो करेक्ट आंसर इज स्मॉल m बाय कैपिटल M, ऑप्शन सी। समझ में आया सबको? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, two spheres of masses 2 kg and 4 kg are situated at the opposite ends of a long wooden bar of length 9 meter. Okay, where does the center of mass of the system lie? देखो क्या बोला है यहाँ पे, एक 2 kg का मास है, एक रॉड है, और यहाँ पे 4 kg का मास है, ठीक है। कितना दूरी है दोनों में 9 मीटर, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा, ठीक है, ये हमको निकालना है। लेटस से सेंटर ऑफ मास की दूरी 2 kg से कितनी है x1, तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है, शॉर्टकट है, x1 कहाँ से मेजर कर रहे हैं 2 kg से ना, तो उसके अपोजिट वाला मास कितना 4 अपॉन दोनों का एडिशन 2 + 4 इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 9। शॉर्टकट समझ में आया? x1 कहाँ से मेजर कर रहे हैं अपन 2 kg से, तो उसके अपोजिट वाला मास न्यूमरेटर में 4 अपॉन दोनों का एडिशन 2 + 4 इंटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 9। तो इसको सॉल्व किया तो इट इज 4/6 इंटू 9, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो x1 की वैल्यू कितनी होगी 6 मीटर, मतलब उसका आंसर आना चाहिए 6 मीटर फ्रॉम 2 kg मास, है ना, या फिर 3 मीटर, क्योंकि अगर 2 kg से 6 मीटर है तो 4 kg से कितना रहेगा 3 मीटर, तो 3 मीटर फ्रॉम 4 kg मास, तो इसमें से कौन सा बैठ रहा है 6 मीटर फ्रॉम 2 kg मास, ऑप्शन ए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट बॉडी एंड अ हैवी बॉडी इज सेम, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी k इज कांस्टेंट, ठीक है। विच वन ऑफ देम हैज ग्रेटर मोमेंटम, हमने अभी देखा कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो जिसका मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। अ बॉडी हैविंग हैवी बॉडी, जिसका मास ज्यादा है ना, हैवी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा रहेगा, ठीक है। लेकिन कब, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तब। नेक्स्ट, a body of mass 14 kg moving with velocity 10 meter per second collides with stationary body of mass 5 kg. The velocity of second body after collision when the first body, okay कुछ तो missing है, when the first body stops after चाहिए था, I hope तुमको दिख रहा होगा, stops नहीं दिख रहा है शायद, है ना, वहां पे चाहिए था stops after collision is, है ना, यानी पहली बॉडी रुक गई कॉलिशन के बाद में, ठीक है। तो देखो सिचुएशन क्या है, 14 kg की बॉडी है
10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है दूसरे बॉडी की तरफ जो 5 kg की है रेस्ट पे। कॉलिजन के बाद 14 kg वाली रेस्ट पे आ गई, 5 kg वाली मूव करने लगी v वेलोसिटी से। हमको वो v वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया बिफोर कोलिजन और ये वाला पार्ट हो गया आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन का मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम। बिफोर कोलिजन का मोमेंटम कितना, 14 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 0 क्योंकि वो रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन के लिए 14 इंटू 0 प्लस 5 इंटू वी, तो इट इज 140 इज इक्वल टू 5v, तो v का वैल्यू आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना, सिंपल था ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। A particle at rest explodes into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite direction with velocities v1 and v2 respectively. The ratio of kinetic energies e1 to e2 is, देखो a particle at rest explodes बोला है, याद रखो पार्टिकल रेस्ट पे है और अगर वो एक्सप्लोड हो रहा तो मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, दोनों पार्टिकल का मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, p स्क्वायर बाई 2m, है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, p स्क्वायर बाई 2m। अभी तक हम लोगों ने देखा मोमेंटम कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, इन्होंने काइनेटिक एनर्जीज E1 E2 लिखा है, अपन लिखेंगे, अपन ने K1 K2 लिखा। सो इसका आंसर क्या आया, m2 अपॉन m1, ठीक है। नेक्स्ट, a ball is released from height h which makes चाहिए था perfectly elastic collision with the ground। ओके, यानी समझो कि h हाइट से बॉल रिलीज किया, बॉडी रिलीज किया और यहाँ पे कोलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक, है ना। तुमको पता है कि इलास्टिक कोलिजन अगर होते हैं तो वो बॉडी वापस अपने उसी हाइट तक पहुंचेगा, है ना। जिस हाइट से गिरा उसी हाइट पे वापस पहुंचेगा अगर कोलिजन कैसे होते हैं, इलास्टिक। और अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, ओके, तो इन इलास्टिक कोलिजन में वो उतने हाइट तक नहीं पहुंचेगा, कम हाइट पे पहुंचेगा। और अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होते हैं तो वो चिपक जाएगा, गिर के चिपक जाएगा। ये 3 केसेस है कोलिजन के, सबको पता होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कि h हाइट से गिर रहा है और वापस h हाइट तक गया, तो ये इसने SHM नहीं परफॉर्म कर लिया, ओके, तो उस SHM का फ्रीक्वेंसी पूछें। अब मुझे बताओ गिरने के लिए टाइम कितना लगता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो वापस ऊपर जाने के लिए ये डिसेंट का टाइम हो गया, यही एसेंट का टाइम रहेगा। ऊपर जाने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा जितना गिरने के लिए लगेगा। तो टोटल टाइम कितना लगा, जिसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे, 2 इंटू रूट 2h बाई जी। ये हो गया नीचे जाके ऊपर आने का टाइम, लेकिन हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड 1/2 रूट ऑफ g बाई 2h। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना, सिंपल है। A body at rest falls vertically on the ground from a height of 5 meter. The coefficient of restitution is 0.4. The maximum height of the ball after the first rebound is. अब जब coefficient of restitution दिया है तो it is inelastic collision। तुमको क्वेश्चन समझा देता, देखो बॉडी है ना, एक हाइट से गिरती है, कितनी हाइट से लेटस है, h0। अब अगर यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ तो वापस उसी हाइट तक जाएगी, लेकिन वहां पे अगर इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो वो उतने हाइट तक नहीं जाएगी, वो लेटस से इतने हाइट तक ही गई। कितने हाइट तक गई, h1। इसको बोलते हैं हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड। फिर वापस नीचे गिरेंगी, वापस परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा, फिर वो कम हाइट तक जाएगी, कितने हाइट तक, h2 हाइट तक जाएगी, यानी पहले बार से कम, है ना। तो हमको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाइट आफ्टर nth रिबाउंड इज e⁻²n इनटू इनिशियल हाइट। ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन अपने बुक में दिया है, ये फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए, ठीक है। वेयर e इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अपने को निकालना है हाइट आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड, यानी n की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना आ गया e⁻²h0। बेटा e का वैल्यू कितना है, 0.4 स्क्वायर इंटू h0, इनिशियल हाइट कितना है 5, तो इट इज 0.16 इंटू 5, इट इज 0.8 मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है।
नेक्स्ट, a thin uniform metal rod of mass m and length l is swinging about a horizontal axis passing through its end. Its maximum angular velocity is omega. Its center of mass rises to a maximum height. ठीक है, देखो यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, वो कितने से स्विंग किया? ओमेगा से, ठीक है। तो अगर ओमेगा से स्विंग करता है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से लेके यहाँ पहुँचा तो कितना हाइट ऊपर पहुँचा सेंटर ऑफ मास, ये बताना है। याद रखो हमेशा कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। लेटस से उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर कितना गया? mgh। इससे उस ये जो सेंटर ऑफ मास में ऊपर जाने का जो चेंज आया वो किसके वजह से आया? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डायनामिक्स में था, यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ है उसका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे mgh हाफ, बेटा अपना रॉड रोटेट हो रहा है अबाउट वन एंड, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml स्क्वायर बाई 3 अबाउट वन एंड, ml स्क्वायर बाई 12 नहीं, वो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट रहता। ये यहाँ पे अबाउट वन एंड रोटेट हो रहा है तो ml स्क्वायर बाई 3। देखो m तो कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, अपने को h निकालना है, g यहाँ पे आ गया तो h कितना हो गया? L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 6g। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सिंपल था ना। चलो नेक्स्ट, हाँ अब ये तुमको मैं पढ़ के बता देता हूँ, तुमको ध्यान में आ रहा है क्या? देखो, इन अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 and m2 the second particle is moved by a distance d towards the center of mass. To keep the center of mass unchanged, the first particle will have to be moved by a distance. ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूं। देखो m1 m2 है ना, सपोज इनके बीच में दूरी है x जो हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है c, ठीक है, क्लियर। हमने क्या किया ना, इसको m2 मास को c के तरफ कितना डिस्टेंस मूव किया, है ना, कितना डिस्टेंस मूव किया बेटा? d डिस्टेंस मूव किया, तो m2 इधर आ गया। तो हमको m1 को कितना और किधर मूव करना पड़ेगा, है ना, सो दैट सेंटर ऑफ मास उधर ही रहे, है ना, है ना, कितना मूव करना है, क्लियर। अब देखो एक बात पक्का है कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड में डेल्टा लगा दूं तो क्या बन जाएगा इक्वेशन? डेल्टा xcm इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। लेकिन बेटा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। ये इधर आ गया तो 0 हो गया, तो m1 डेल्टा x1 इज इक्वल प्लस, सॉरी प्लस चाहिए था यहाँ पे, प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। समझा? व्हाट इज डेल्टा x1? शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ m1। व्हाट इज डेल्टा x2? शिफ्ट इन पोजिशन ऑफ m2। इधर चला गया ये, तो m1 डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस m2 डेल्टा x2। ये याद रखना, माइनस क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जिधर m2 को मूव करोगे उसके अपोजिट m1 को मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे m2 किधर मूव हुआ? लेफ्ट में, तो m1 को मूव करना पड़ेगा राइट में, यानी m1 को मूव करना पड़ेगा c के तरफ, है ना। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, यानी c और d ऑप्शन करेक्ट रह सकते हैं, a और b तो गलत है पक्का, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तुमने m2 को भी सेंटर ऑफ मास की तरफ लाया तो सॉरी m2 को सेंटर ऑफ मास की तरफ लाया तो m1 को भी सेंटर ऑफ मास की तरफ ही लाना पड़ेगा। अब कितने से? देखो यहाँ पे डेल्टा x1 का वैल्यू देखना है, मैग्नीट्यूड, माइनस सिर्फ इतना बताया कि जिधर m2 उसके अपोजिट m1, ओके। m2 डेल्टा x2 यानी जितने से m2 को शिफ्ट किया, कितने से m2 को शिफ्ट किया? d से अपॉन m1। तो कितने से शिफ्ट करना है बेटा उसको? m2 अपॉन m1 इंटू डी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये गलत है, ठीक है। अब मेरा सजेशन है इसको एज अ कंसेप्ट की तरह याद कर लो, है ना। अगर सेंटर ऑफ मास उधर ही रखना है तो m2 को मूव जितना करोगे उतने वही डायरेक्शन में, सॉरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में
m1 को मूव करना पड़ेगा। यानी अगर अपन m2 को उधर मूव करते थे तो m1 को इधर मूव करना पड़ता था। समझ में आया? क्लियर? ओके। A body of mass 4m lying in xy plane suddenly explodes into 3 parts. 2 parts each of mass m moves with same speed. Sorry, sum नहीं चाहिए था, same speed है ना, same speed v as shown in the figure. The total kinetic energy generated due to the explosion is. ठीक है, अब यहाँ पे फिगर में दोनों के बीच में एंगल 45 यानी 90 दिया है ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे चीज़ों को। मैं अगर ये डायरेक्शन को हमारी सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं ये डायरेक्शन को x एक्सिस मान लेता हूँ तो मुझे ये डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, y एक्सिस। समझा? y एक्सिस मान लिया, बहुत ही गंदा हो गया y एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस समझ में है सबको? थोड़ा सा डायग्राम वो मुझे लगता क्लियर नहीं है ना, लेकिन तुम समझ जाओ, है ना। ओके, तो ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। ओके, अब देखो यहाँ पे मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट है ना, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर? ये ध्यान में रखना है। अब बॉम्ब कैसा था बेटा, रेस्ट पे था, तो बेटा इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। अब फाइनल मोमेंटम कितना रहेगा, देखो इसका मोमेंटम कितना, मास इनटू वेलोसिटी mv, लेकिन बेटा वो x एक्सिस के अलॉन्ग है इसीलिए i कैप। इसका मोमेंटम कितना, मास इनटू वेलोसिटी, बट वो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, y एक्सिस, तो कितना, j कैप। तो इसका मोमेंटम कितना, ट्वाइस m वेक्टर v डैश जो हमको निकालना है, वेक्टर v डैश जो हमको निकालना है ना। उसकी वेलोसिटी नहीं पता ना, लेटेस्ट से उसकी वेलोसिटी कितनी है, v डैश। ओके, लेकिन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 mv i कैप प्लस mv j कैप प्लस ट्वाइस m v डैश वेक्टर v डैश। m कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व किया वेक्टर v डैश को, तो आया माइनस v/2 i कैप माइनस v/2 j कैप। अगर मैग्नीट्यूड लिया इसका तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस v/2 होल स्क्वायर प्लस माइनस v/2 होल स्क्वायर, वेक्टर का फॉर्मूला लगाया तो कितना आएगा, √2 इंटू v/2। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, v/√2। ये आ गया v डैश, v डैश मतलब 2m की वेलोसिटी। हमको क्या निकालना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना जनरेट हुआ, पहले वाले की कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरे वाले की कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर, तीसरे वाले की कितनी, हाफ 2m v डैश का स्क्वायर, v डैश का स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर यानी एम वी स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया, m इंटू v डैश कितना है बेटा, v/√2, उसका स्क्वायर कितना हो गया, v²/2। इसको सॉल्व किया तो 3/2 mv²। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना, सी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई किए थोड़ा सा ब्राइटनेस कम हो जाए, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट। A man of weight W is standing in a lift which is moving upwards with acceleration a. The apparent weight of the man is, बेटा apparent weight W dash is equal to m ब्रैकेट में g प्लस a, g कॉमन निकला, mg ब्रैकेट में 1 प्लस a/g। बेटा mg यानी उसका एक्चुअल वेट होता है, W ब्रैकेट में 1 प्लस a/g। ये किसके लिए हो गया, लिफ्ट गोइंग अप। अगर लिफ्ट गोइंग डाउन है तो इट इज W ब्रैकेट में 1 माइनस a/g, है ना। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L ऑन विच अनदर आइडेंटिकल बॉडी ऑफ मास m स्ट्रक इनइलास्टिकली। इनइलास्टिकली मतलब जाके चिपक ही गया उसको, मूविंग विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतना √2 gl। द इंक्रीज इन द टेंशन in the string first after it was struck by the body is, यानी इंक्रीज इन टेंशन निकालना है। ठीक है, देखो अब बोला क्या है यहाँ पे, एक ऐसी इन स्ट्रिंग से एक m मास की बॉडी स्ट्रक थी। ठीक है, ये m यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका वजन mg नीचे था, टेंशन T1 ऊपर था, तो मैं T1 की वैल्यू कितनी लिख दूँ, mg। ठीक है, अब ना यहाँ पे एक दूसरी बॉडी आई जिसका मास कितना था m,
कितने वेलोसिटी से आई, √2gl वेलोसिटी से, और जाके उसको चिपक गई इन इलास्टिकली। चिपक गई मतलब कैसे पता चला, यहाँ पे ये शब्द बोला है, कौन सा, इन इलास्टिकली, ठीक है। तो तब क्या हुआ होगा, यहाँ पे ये एक ऐसा ये स्ट्रिंग है, अब ये दोनों चिपक गए एक दूसरे को, तो कितना मास हो गया 2m, और इनकी वेलोसिटी लेटेस्ट से कितनी हो गई v', हमको पता नहीं है कितनी, है ना। तो इसमें टेंशन आ गया T2। अब ये कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ये हमको समझ में आ गया क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स है, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अपने को इंक्रीज इन टेंशन निकालना है, ओके, इंक्रीज इन टेंशन यानी क्या निकालना है हमको, T2 - T1 निकालना है, ठीक है। तो हमको पहले T2 निकालना पड़ेगा, ओके। हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहेगा कि इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया हमारा इनिशियल कंडीशन और ये हो गया हमारा फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन क्या कहते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है बेटा, m इंटू वेलोसिटी कितना, √2gl, प्लस इसका मोमेंटम कितना है 0। अब दोनों चिपक गए तो दोनों का मोमेंटम कितना हो गया, ट्वाइस m v', क्योंकि मास कितना हो गया ट्वाइस m, और वेलोसिटी कितनी होगी उनकी v', है ना। m कैंसिल हो गया, तो v' कितना हो गया, √2gl/2, ठीक है। नाउ अब क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग इक्वेशन क्या लगाते हैं, तो ये मैं ट्वाइस m को थोड़ा सा ना यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, ये ट्वाइस m यहाँ लिखता हूँ। तो बेटा इसका वजन कितना हो गया, ट्वाइस mg। तो मेरे को बताओ, सेंटर के तरफ T2 लग रहा है, सेंटर से दूर ट्वाइस mg लग रहा है, तो नेट फोर्स सेंटर के तरफ कितना लग रहा है, इतना। सेंटर के तरफ T2, सेंटर से दूर ट्वाइस mg, तो नेट फोर्स सेंटर के तरफ कितना हुआ, T2 - 2mg। और सर्कुलर मोशन के हिसाब से जो नेट फोर्स सेंटर के तरफ होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रहेगा, मास कितना है उसका 2m, इंटू वेलोसिटी कितनी है v', उसका स्क्वायर अपॉन रेडियस। रेडियस जो रहेगा वो इसका लेंथ रहेगा, कितना l। समझ में आया क्या। तो हम लोग लिखेंगे T2 - 2mg इज इक्वल टू ट्वाइस m/l इंटू v' का स्क्वायर, v' का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 2gl अपॉन 4, 2 कैंसिल, 4 के साथ में l कैंसिल, तो कितना बचा mg, -2mg उधर चला गया, तो T2 कितना हो गया 3mg। हमको क्या निकालना है, इंक्रीज इन टेंशन। तो इंक्रीज इन टेंशन का फॉर्मूला T2 - T1 यानी 3mg - mg, मतलब कितना हो गया बेटा ये 2mg। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2mg, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नाउ 4 masses of 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg are kept at the coordinates 0, 0, 1, 0, 1, 1 and 0, 1 respectively using the coordinates of center of mass is position vector is, है ना। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालना है। देखो m1 का वैल्यू कितना 1 kg, x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 0, उसके कोऑर्डिनेट्स। m2 का वैल्यू कितना 2 kg, x2 का वैल्यू कितना 1, y2 का वैल्यू कितना 0, m3 का वैल्यू कितना 3 kg, x3 का वैल्यू कितना हो गया 1, y3 का वैल्यू 1 हो गया, m4 का वैल्यू कितना 4 kg, x4 का वैल्यू कितना हो गया 0, y4 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब XCM का फॉर्मूला क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है। सभी वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0 अपॉन सभी के एडिशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना 10। सो आंसर आया 0.5। YCM का फॉर्मूला क्या आएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपॉन
सभी का एडिशन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है। m1 y1 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, एडिशन कितना 10, तो ये क्या हो गया 7/10 यानी 0.7। अब पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, XCM I कैप प्लस YCM J कैप, 0.5 I कैप प्लस 0.7 J कैप। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। समझ में आया सबको? 17. A sphere of mass m moving with velocity v collides head on with another sphere of same mass which is at rest. The ratio of final velocity of the second sphere to the initial velocity of the first sphere is, ठीक है। देखो एक स्फीयर है जिसका मास कितना है m, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी कैपिटल v, ठीक है, और वो कोलाइड कर रहे हैं अनदर स्फीयर ऑफ सेम मास, लेकिन ये रेस्ट पे है। अब कोलिजन के बाद में है ना, इसकी वेलोसिटी लेटर से v1 होगी और दूसरे वाले की कितनी हो गई v2, ठीक है। क्योंकि इन्होंने क्या है ना, इलास्टिक कोलिजन नहीं बोला है। इलास्टिक कोलिजन अगर होता था तो ये पहला वाला रेस्ट पे आ जाता था और दूसरे वाले की वेलोसिटी जो पहले वाले की थी वो हो जाती थी, अगर कोलिजन कैसा रहता था, इलास्टिक। लेकिन ये कोलिजन इलास्टिक है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अपने को फाइनल क्या क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड स्फीयर मतलब v2 अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्फीयर मतलब v, ये निकालना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ e कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब v माइनस 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज v2 माइनस v1 अपॉन v। अप्रोच का वेलोसिटी कितना, v माइनस 0, क्योंकि ये रेस्ट पे है, यानी अपने को v2 माइनस v1 अपॉन v निकालना है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहेंगे हम लोग, इनिशियल मोमेंटम, ये इनिशियल मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम कितना रहेगा, m इंटू कैपिटल V प्लस, है ना, इसको कैपिटल V बोल देना, स्मॉल v बोल देते हैं हम लोग, कैपिटल V बोल दो स्मॉल v बोल दो, एक ही बात है यहाँ पे, क्योंकि वो यूज नहीं हुआ फाइनल आंसर में, प्लस कितना 0, तो ये हो गया m इंटू स्मॉल v। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, mv1 प्लस mv2। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कैंसल। अब v1 का वैल्यू कितना हो गया फिर यहाँ से, v माइनस v2, उठा के रखो यहाँ पे, क्योंकि v1 नहीं चाहिए हमको v2 और v चाहिए, है ना, इसलिए v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो e का वैल्यू कितना आएगा बेटा यहाँ से, v2 माइनस v माइनस v2 अपॉन v, तो ये कितना हो गया, v2 माइनस v प्लस v2 अपॉन v, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हो गया, v2 प्लस v2 ट्वाइस v2 अपॉन v माइनस v, डिनोमिनेटर सेपरेट, ट्वाइस v2 अपॉन v माइनस 1, ये इधर आ गया, तो 1 प्लस e इज इक्वल टू ट्वाइस v2 अपॉन v। अपने को निकालना है v2 बाई v, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो v2 बाई v इज इक्वल टू 1 प्लस e बाई 2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, e प्लस 1 बाई 2। समझ में आया सबको? 18. A bullet is fired from the gun. It hits the solid block resting on a frictionless surface and gets embedded into it and both move jointly, है ना। both move jointly बोला, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, both move jointly, इसका मतलब क्या है, both चिपक गए दोनों। हाँ, अभी जो मैं शब्द यूज कर रहा था, दोनों चिपक गए। चिपक गए मतलब कोलिजन कौन सा हुआ, इलास्टिक हुआ, परफेक्टली इन इलास्टिक हुआ या परफेक्टली इन इलास्टिक, बताओ जल्दी से, कौन सा कोलिजन हुआ, है ना, कौन सा, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि दोनों चिपक गए, बोथ मूव्स जॉइंटली। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कॉन्जर्व होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं होती है, चाहे इन इलास्टिक रहो या परफेक्टली इन इलास्टिक रहो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कॉन्जर्व। सो जो कॉन्जर्व होता है वो कौन सा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट,
अ गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस 20 मीटर, यानी उसने 20 मीटर तक उसने लॉन रोलर चलाया. इफ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 30 kg वेट इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्राउंड, है ना. यानी देखो उसने फोर्स ऐसा लगाया, कितना लगाया, 30 kg वेट, ठीक है, कितने एंगल पे, 60 डिग्री टू द ग्राउंड, है ना. ये ऐसा फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना कराया उसने, 20 मीटर. तो तुमको वर्क डन निकालना है ना. वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा. थीटा जो है एंगल बिटवीन एफ एंड एस है, तो ये एस है, ये एफ है. अब हमको एक रूल पता है, तुम कोई भी वेक्टर को पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो, यानी इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, ये एफ हो गया, ये एस हो गया, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, है ना. मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री. तो वर्क का वैल्यू वर्क का वैल्यू कितना आएगा, फोर्स कितना है बेटा, 30 kg वेट है, इसलिए 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूटन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि kg वेट उसका ऐसा यूनिट नहीं है. डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 इंटू कॉस 60 कितना, 1/2, 2 10 जा. तो इसको अगर सॉल्व किया, देखो सॉल्व करेंगे हम लोग, 3 इंटू 98 इंटू 10, 0 तो लग गया, 3 8 जा 24, 2 3 9 जा 27, 29, 2940 जूल. ऑप्शन बी. सिंपल था ये. यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पे चाहिए था cos 30, हाँ यहाँ पे 30 चाहिए था, 60 नहीं चाहिए था, 30 चाहिए था. ओके. A body of mass m moving with speed v collides elastically with identical stationary ball. हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या बोला है, इलास्टिकली, विच इज इनिशियली एट रेस्ट, है ना. यानी पहले वाले का मास कितना है, m, उसकी स्पीड कितनी है, v. आइडेंटिकल बॉल है, मतलब दूसरे वाले का भी मास कितना है, m, लेकिन वो रेस्ट पे है. आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट बॉल मूव्स एट एन एंगल थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड हैज स्पीड v/3. The second ball moves in a straight line after collision. The speed of the second ball after collision is. ठीक है. अब यहाँ पे एंगल वैंगल दिया है, लेकिन सब कंफ्यूजन के लिए है. अगर इलास्टिक कोलिजन बोल दिया तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. अब देखो बॉल ऑफ मास m मूविंग विद स्पीड v, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी, हाफ mv². वो दूसरे बॉल से टकराए जो रेस्ट पे था, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0. अब उसके बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी, v/3 होगी. वो किधर भी रही हमको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखती, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v/3 होल स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले के लिए कितना रहेगा, हाफ m v' स्क्वायर. v' ही निकालना है हमको, सब में से हाफ m कैंसिल हो गया, तो v² इज इक्वल टू v²/9 प्लस v' ये इधर आ गया, तो v² माइनस v²/9 इज इक्वल टू v' का स्क्वायर. तो v' का स्क्वायर इज 8v²/9. तो v' कितना हो गया, रूट लेना है, 8 का रूट कितना हो गया, 2√2, v² का रूट v, 9 का रूट 3, तो 2√2/3 इंटू v. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना. हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. देखो, कंसिडर अ बॉडी शोन इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास M कनेक्टेड बाय अ लाइट रिजिड रॉड. इफ एन इम्पल्स ऑफ J इज इक्वल टू mv where v is linear velocity of the ball is imparted to the body at one of its end, what would be its angular velocity. ठीक है, मैं तुमको इसको समझाता हूँ, ध्यान दो, देखो इसको अच्छे से. ये ऐसे 2 मासेस है m, ये इसका सेंटर पकड़ लेते थोड़ी देर के लिए. अब यहां से अपन ने एक इंपल्स अप्लाई किया, कितना इंपल्स अप्लाई किया, M v. अब इंपल्स अप्लाई करने की वजह से ये रोटेट करेगा ऐसा, ठीक है, क्लियर. तो उसमें जो एंगुलर स्पीड आएगी ओमेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है. हम लोग यहाँ पे इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम यूज करेंगे. वो क्या कहेगा कि जो एंगुलर इंपल्स है
वो सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होनी चाहिए। एंगुलर इंपल्स शुड बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम है, इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम है ना, इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, कि जो भी एंगुलर इंपल्स आएगा, ओके, क्या आएगा, एंगुलर इंपल्स। तुम बोलोगे सर ये लीनियर इंपल्स दिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी देर में आते हैं, टेंशन मत लो। मैंने पहले जो थ्योरम बोला ये समझा क्या, कि एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, है ना, जितना भी एंगुलर इंपल्स देंगे हम लोग उतना ही एंगुलर मोमेंटम उसमें आएगा। अब ये जो दिया है याद रख लो, ये तुमको दिया है लीनियर इंपल्स, क्या दिया है तुमको, ये लीनियर इंपल्स, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दूरी कितनी है l, ये दूरी है कितनी, सॉरी l/2, l/2। अब एंगुलर इंपल्स कैसे निकालते, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे, ठीक है। अब एंगुलर इंपल्स लीनियर इंपल्स से कैसे निकालते, लीनियर इंपल्स मल्टीप्लाइड बाय सेंटर से उस लीनियर इंपल्स तक का डिस्टेंस, रोटेशन के सेंटर से उस लीनियर इंपल्स तक का डिस्टेंस, दैट इज एंगुलर इंपल्स, है ना, वो डिस्टेंस लगाएंगे। जे को यानी लीनियर इंपल्स को सेंटर से उस इंपल्स तक का डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, एंगुलर इंपल्स। और एल का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, आई ओमेगा, ठीक है। अब जे का वैल्यू कितना है, एम वी l/2। अब आई कितना रहेगा, आई यानी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू l/2 स्क्वायर, दूसरे वाले का भी सेम आएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिर्फ में, इंटू ओमेगा, ठीक है। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, m v l, 2 नीचे यहाँ पे आ गया, ऑलरेडी 2 था तो 4 हो गया, यहाँ पे क्या बचा, ml स्क्वायर बाय 4 इंटू ओमेगा, m l कैंसल, 4 कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे, है ना, यहाँ लिखता हूँ मैं, v इज इक्वल टू l ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई एल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तुमको समझा है यहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ पे हमने जो कंसेप्ट यूज किया है वो है एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू एल एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इंपल्स कैसे निकालते हैं, लीनियर इंपल्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, two masses m1 and m2 moving with velocities v1 and v2 in opposite direction collide elastically, and after collisions m1 and m2 move with velocity v2 and v1 respectively, the ratio m1 and m2 is, ठीक है। देखो डायग्राम बना लेते पहले, ये m1 था, v1 वेलोसिटी से आ रहा था, ये m2 था, v2 वेलोसिटी से एक दूसरे के तरफ आ रहे थे, कोलिजन हो गया इनका m1 m2 का, कोलिजन के बाद में m1 जो है ये v2 वेलोसिटी से पीछे चला गया और m2 जो है ये v1 वेलोसिटी से पीछे चला गया। हमको m1 बाय m2 निकालना है, ठीक है। हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम, ये हो गया इनिशियल, है ना, और ये हो गया फाइनल। देखो इनिशियल मोमेंटम कितना, m1 v1 माइनस m2 v2, क्योंकि तुमने इसको अगर प्लस लिया है तो इसको माइनस लो, ओके, दैट शुड बी इक्वल टू, अब इसका मोमेंटम कितना रहेगा, माइनस m1 v2, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव थी, ये डायरेक्शन नेगेटिव थी, प्लस ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव है m2 v1, ये इधर आ जाएगा, तो m1 v1 प्लस m1 v2 इज इक्वल टू m2 v1, माइनस का उधर गया तो प्लस m2 v2, कॉमन क्या निकला यहाँ पे, m1 ब्रैकेट में v1 प्लस v2, यहाँ पे कॉमन क्या निकला, m2 ब्रैकेट में v1 प्लस v2, कैंसिल हो गया v1 प्लस v2, तो m1 इज इक्वल टू m2 बचा, तो m1 अपॉन m2 कितना बचा, 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, है ना, सिंपल। नेक्स्ट, 3 bodies each of mass 1 kg are situated at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter, है ना। ये देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है 1 मीटर, यहाँ पे 3 बॉडीज रखी हुई है, ठीक है। कौन से कलर से बनाते हैं इसको हम लोग, ब्लू कलर से बनाना, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक,
ऐसे 3 बॉडीज रखे हैं कॉर्नर पे। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, अपने को सेंटर ऑफ मास का एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, एक कॉर्नर को ओरिजिन पे रख देना, तो ये हो जाएंगी एक्स एक्सिस और ये हो जाएंगी वाई एक्सिस। फिर इनके कोऑर्डिनेट्स लगा लेना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 0,0, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,0 और बेटा ये थोड़ा ट्रिकी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1/2, √3/2 है ना। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आएगा, क्योंकि ये 1 है तो ये 1/2 होगा, तो इसका x कोऑर्डिनेट 1/2, y कोऑर्डिनेट ये हाइट है, हाइट कितनी है इसकी √3/2। ठीक है, अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है 1 kg, m2 की वैल्यू कितनी है 1 kg, m3 की वैल्यू कितनी है 1 kg। अब m1 तो जो है ओरिजिन पे रखा है तो उसके x1 y1 0 है, m2 यहां रखा है तो x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 0, m3 यहां रखा है तो उसका x कोऑर्डिनेट 1/2 y कोऑर्डिनेट √3/2। ठीक है, अब अपने को XCM का फॉर्मूला लगाना है ना। XCM का फॉर्मूला क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो देखो सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, m1 x1 कितना हो गया 0, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, m1 x1 कितना हो गया 0, m2 x2 कितना हो गया 1, m3 x3 कितना हो गया 1/2 और एडिशन कितना हो गया 3, 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2 अपॉन 3, तो आंसर कितना आ गया 1/2 है ना। 1/2 ये दो ऑप्शन में ही है, तो C और D तो इनकरेक्ट हो गए। फिर YCM m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, m1 y1 यानी कितना हो गया 1 × 0 0, m2 y2 1 × 0 0, m3 y3 1 × √3/2 अपॉन 3। बेटा इसका देखो सॉल्विंग देखो, √3/2 × 3, √3 1 जा √3 जा, तो आंसर कितना हो गया 1/2 √3। सो XCM कितना आया 1/2, YCM कितना आया 1/2 √3, तो कोऑर्डिनेट्स हो गए 1/2 अपॉन 1/2 √3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। समझ में आया। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, 4 kg mass and 1 kg mass are moving with equal energies, है ना। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, तो P1 अपॉन P2 इज रूट ऑफ पहले वाले का मास कितना है 4 kg अपॉन दूसरे वाले का मास कितना है 1 kg, तो इसका आंसर आ गया 2/1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन, the work done by a force on a body of mass 5 kg to accelerate it in the direction of force from rest to 20 meter per second in 10 seconds is, है ना। वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास, है ना। वर्क डन निकालना है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमको एक्सेलरेशन भी चाहिए डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, मास है हमारे पास में। देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, रेस्ट टू 20 है ना, v माइनस u/t, रेस्ट तो 20 माइनस 0 अपॉन 10, तो इसका आंसर हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। s निकालना है तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u की वैल्यू कितनी बोला 0, तो 0 × 10 प्लस हाफ, a का वैल्यू कितना है 2 × t स्क्वायर कितना हो गया 10 का स्क्वायर, कैंसल, तो s का वैल्यू कितना हो गया 10 का स्क्वायर यानी 100। सो वर्क डन कितना हो गया 5 × एक्सेलरेशन कितना 2 × 100 यानी कितना हो गया 1000 जूल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। एक ये यूज कर सकते थे, एक और मेथड बताता हूं शॉर्टकट वाली, वो ध्यान में रखो। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, हाफ m ब्रैकेट में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हाफ m की वैल्यू कितनी है 5, फाइनल कितनी है 20
स्क्वायर माइनस यू कितना है 0 उसका स्क्वायर, तो हाफ इंटू 5 इंटू 20 स्क्वायर कितना हो गया 400, ये 200 जा, तो ये कितना हो गया 1000 जूल यानी 10⁻³ जूल, है ना। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, है ना, आज का। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है विच इज लॉज ऑफ मोशन। कल हम लोग लेकर आएंगे अगला चैप्टर, है ना, PYQ सीरीज का। टिल देन बाय एवरीवन।